यूपीएससी साइंटिस्ट में आपका स्वागत है। आज हम 1 नवंबर 2025 का करंट अफेयर्स करेंगे, जिसमें हम सबसे पहले देखेंगे चीनी चेक, यानी चीन एक तरह का चेक लगा रहा है अब दुनिया में कि वो सबसे बड़ी फैक्ट्री, यानी बहुत सारे जो उत्पाद हैं उनमें चीन का एकाधिकार है, चाहे हैवी मशीनरी हो, चाहे क्रिटिकल मेटल्स हो, चाहे रेयर अर्थ मेटल्स हो, आदि के बारे में। साथ ही सेकेंड आर्टिकल हम देखेंगे सहमति ही सब कुछ, यानी कंसेंट इज ऑल। ये मुख्य रूप से फ्रांस के अंदर एक कानून है जिसमें मुख्य रूप से जो रेप के केसेस हैं, अगर बिना सहमति के कोई मामला आता है तो उसे रेप का केस माना जाएगा। वहीं भारत और अमेरिका संबंध है, उसमें कुछ बदलाव देखने को मिले पिछले 2-3 दिन में। तो विशेषज्ञों का यह कहना है कि वो ट्रंप से परे है, मतलब हमें ट्रंप के एक कुछ ट्वीट कर दिए जाए या कुछ स्टेटमेंट दे दिए जाए, उससे परे भारत और अमेरिका के रिश्तों को देखने की जरूरत है। और इसी आर्टिकल के अंदर एक कॉम्पैक्ट इनिशिएटिव का जिक्र है, तो बस इतना सा ध्यान रखना है कि ये कॉम्पैक्ट इनिशिएटिव है वो भारत और अमेरिका के मध्य है। फिर बात करेंगे ट्रंप की परमाणु परीक्षण की घोषणा। हमने कल देखा था, सोचना जरूरी है में, कि ट्रंप ने घोषणा की है कि उसने पेंटागन, जो कि अमेरिका का जो रक्षा विभाग है वो पेंटागन में है, तो इसलिए पेंटागन सबसे संबोधित किया जाता है। तो उन्होंने कहा है कि पेंटागन तैयारी करे, हमें परमाणु परीक्षण करना है। और इसके बाद से हमने कल ही बात की थी कि अब चर्चा शुरू होगी कि जो न्यूक्लियर के वेपन को कैसे, इसके प्रसार को रोका गया था प्रारंभ में एनपीटी वगैरह की, तो आज उनकी कुछ डिस्कशन हुआ है एडिटोरियल्स वगैरह में, तब उसके बारे में बात करेंगे। फिर हम देखेंगे डूम्सडे क्लॉक। ये जो डूम्सडे क्लॉक है, ये मुख्य रूप से जो मानव है वो स्वयं अपनी जो सभ्यता है इसको समाप्त करने पर तुला हुआ है। ऐसा माना जाता है कि मानव कुछ निर्णय लेगा, और इसी ये डूम्सडे क्लॉक 1947 में शुरू हुई। इसके बारे में कुछ बात करेंगे। ये पीटी पर्सपेक्टिव से यहाँ से क्वेश्चन बनने की आशंका है। फिर बात करें संयुक्त राष्ट्र संघ में शांति और सतत सुरक्षा बोर्ड। ये मुख्य रूप से एक सुझाव है राइटर का कि जैसे यूएन के 6 अंग हैं, उसी तरह से यूएन में एक ऐसा बॉडी या फिर उसका पार्ट बनाया जाए यूएन का, जो कि शांति और सस्टेनेबल सिक्योरिटी के लिए काम करे। और फिर सोचना जरूरी है सेगमेंट में हम कुछ छोटी न्यूज कवर करेंगे। चाइनीज चेक, चाइना हैज entranced itself as the world foremost factory, यानी चीन ने खुद को दुनिया की सबसे बड़ी फैक्ट्री के तौर पर मजबूत कर लिया है। ये आईआर में कवर होगा, हम इसको राइज ऑफ चाइना में कवर कर सकते हैं, और इसके कुछ पॉइंट्स है वो इंडिया चाइना रिलेशन के बारे में या फिर इंडो यूएस रिलेशन के बारे में हम उसमें यूज कर सकते हैं। तो हुआ क्या था, अभी हाल ही में हमने कल ही देखा था कि एपेक, एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक फोरम, उसकी दक्षिण कोरिया के बुसान शहर में एक मीटिंग हुई थी, जहाँ पे ट्रंप और शी जिनपिंग दोनों ने भाग लिया था, और इन दोनों के बीच में आपस में बैठक हुई थी। उस बैठक में निर्णय लिया गया कि जो टैरिफ वॉर चल रहा है दोनों के बीच में, उसमें एक अस्थायी समझौता किया गया। अमेरिका ने निर्णय लिया कि वो चीन के लिए कुछ टैरिफ कम कर दिए गए, और चीनी फर्म्स पर जो अमेरिका ने रोक लगाई थी वो हटा दी। चीन ने अमेरिका के जो सोयाबीन है उसको खरीदने को मंजूरी दे दी, और साथ ही जो रेयर अर्थ मेटल्स, जो खनिज यानी आरईएम पर जो प्रतिबंध लगा रखा था, उसमें थोड़ी ढील देने की घोषणा कर दी। अब लेकिन ये जो मीटिंग है इसमें हमने एक शक्ति का बदलाव देखा कि जो ये असहज युद्ध विराम है, दोनों अर्थव्यवस्था के बीच जो शक्ति के बुनियादी बदलाव यानी स्ट्रक्चरल इन्वर्जन ऑफ पावर, उसको उजागर किया है। और यहाँ पे चीन का प्रभुत्व दिखता है, चीनी औद्योगिक प्रभुत्व। आपने देखा होगा जब ट्रंप ने चीन पे कुछ प्रतिबंधों की घोषणा करी, तो चीन ने भी बोल दिया कि वो रेयर अर्थ मेटल को निर्यात को नियंत्रित करेगा। तो एक तरह से चाइना ने काउंटर किया था। आज से 10 साल या 20 साल पहले चाइना ऐसी स्थिति में नहीं था, और देखा जाए तो 1980s में तो चीन है वो पूरा कृषि प्रधान देश था, और उसने जो भी वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ के सुझाव को जो अपनाया था वो काफी झिझकते हुए, बहुत एक आशंका या डर की नजर से अपनाया था। लेकिन आज वही चीन है जो दुनिया की सबसे बड़ी इंडस्ट्रियल पावर है। तो ये चाइना का इतना संभव कैसे हुआ? तो एक तो चीन की रणनीति, चीन ने अपनी विनिर्माण क्षमता यानी जो मैन्युफैक्चरिंग डेप्थ है, वो सस्ते श्रम जो लेबर है, और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला यानी ग्लोबल सप्लाई चेन, इसके अंदर स्वयं को एकीकृत करके दुनिया के उत्पादन का एक अनिवार्य केंद्र के रूप में स्वयं को स्थापित कर लिया। और इसके साथ ही जो मध्यवर्ती सामान है, जैसे इंटरमीडिएट गुड्स हैं या हाई एंड टेक्नोलॉजी है और क्रिटिकल मेटल्स हैं, इन सब में इसकी
वैश्विक पकड़ है, एक ग्लोबल लीवरेज की स्थिति में आ गया। अब न्यू रियलिटी क्या आज हमारे सामने कि अमेरिका है वो दुनिया का सबसे बड़ा उपभोक्ता बाजार है, और चीन है वो दुनिया का सबसे प्रमुख कारखाना है। अब यहाँ देखे जाए तो एक सोच का अंतर भी देखने को मिलता है। अभी यूएस में प्रेसिडेंट ट्रंप है और उनका कार्यकाल सिर्फ 4 साल है, तो उनका एक छोटा सा राजनीतिक चक्र है, और जबकि उनके सामने जो चीन है वो दशकों की लंबी योजना है उसकी, तो कैसे टिक पाएंगे। और इसके साथ ही जब डोनाल्ड ट्रंप का पहला कार्यकाल था जो 2016 से 2020 तक, उस दौरान चीन ने ट्रंप की नीतियों को भांपते हुए 2020 में भविष्य में ट्रंप को ट्रंप से कैसे निपटना उसके लिए कुछ प्रयास करना शुरू कर दिए थे। अब बात करें टैरिफ का वास्तविक प्रभाव, तो जो टैरिफ लगाया था अमेरिका ने, अमेरिका को सिर्फ सतही जीत हुई, क्योंकि अमेरिका का वो ट्रेड डेफिसिट है वो लगभग 30% कम हो गया। लेकिन वास्तविकता क्या है कि अमेरिकी औद्योगिकरण है वो इससे नहीं जीत पाया। ऐसा नहीं है कि चाइना पे रोक लगा के अमेरिका में औद्योगिकरण बढ़ गया। जो सप्लाई चेन थी वो हटकर मैक्सिको, वियतनाम, आसियान इधर चली गई थी। बस ट्रंप ने व्यापार का मार्ग बदला है केवल, यानी डाइवर्जन ऑफ द ट्रेड फ्लो चेंज हुआ है। अमेरिका को इससे कोई ज्यादा फायदा नहीं हुआ है, और इसका जो असली बोझ है वो अमेरिकी लोगों पर पड़ा है। सीधा भार अमेरिकी आयातों, इंपोर्टर और अमेरिकी कंज्यूमर्स पर पड़ा है। निष्कर्ष ये कि यह युद्ध साबित करता है कि चीन दुनिया का अपरिहार्य कारखाना बन गया है। अब इसी टॉपिक के अंदर एक ड्यूल सर्कुलेशन रणनीति यानी ड्यूल सर्कुलेशन स्ट्रेटेजी के बारे में चर्चा थी। तो ये देखते हैं क्या है। ये चीन ने अपनाई थी और मुख्य रूप से 2020 के आसपास अपनाई गई थी, क्योंकि जब ट्रंप 4 साल का कार्यकाल पूरा कर रहे थे और उसी समय अमेरिका की जो 4 साल की एक तरह से अस्थिर नीतियां ट्रंप की देख चुका था चाइना, तो भविष्य में उसी से निपटने के लिए चीन ने एक ड्यूल सर्कुलेशन रणनीति अपनाई। तो ये चीन की महत्वपूर्ण आर्थिक रणनीति है, और इसका मूल विचार ये है कि जो चीन की अर्थव्यवस्था है उसको 2 चक्र पर चलना है, मतलब एक साथ 2 सर्कुलेशन पर चलना है, जिसमें जो पहला सर्कुलेशन, पहला चक्र है उसको अधिक महत्व दिया जाएगा दूसरे की तुलना में। और पहला सर्कुलेशन था वो था आंतरिक परिसंचरण यानी इंटरनल सर्कुलेशन, और इंटरनल सर्कुलेशन पर मुख्य फोकस, मेन फोकस किया गया था। अब इसमें क्या था कि चीन के घरेलू बाजार को मजबूत करना, घरेलू खपत को बढ़ाना और घरेलू कंपनियों को नवाचार के लिए प्रेरित करना, और एक मजबूत सप्लाई चेन बनाना, ताकि विदेशी बाजार और विदेशी टेक्नोलॉजी पर निर्भरता को वो कम कर सके अपनी। इसका लक्ष्य यही था कि अर्थव्यवस्था अपने दम पर चले, भले ही बाहरी दुनिया में मंदी हो, चाहे व्यापार युद्ध हो, कुछ भी हो। और जो इसका दूसरा चक्र था वो था बाहरी परिसंचरण यानी एक्सटर्नल सर्कुलेशन। ये सपोर्टिव था, इस पर मेन फोकस नहीं था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि चीन पूरी दुनिया से कट जाएगा। वो वैश्विक व्यापार करता रहेगा और विदेशी निवेश को आकर्षित करेगा, लेकिन उसका मुख्य टारगेट ये रहेगा कि जो बाह्य व्यापार है उसका भी मेन उद्देश्य आंतरिक परिसंचरण है, उसका सपोर्ट करना है और उसको मजबूत करना है। इसीलिए वो करेंगे, न कि केवल एक्सपोर्ट पर निर्भर रहने के लिए। और यही चाइना का एक सबसे बड़ी सफलता थी कि विश्व स्तर पर कितने भी बदलाव आए, लेकिन उसकी जो घरेलू खपत है, घरेलू निवेश है, घरेलू नवाचार और तकनीकी उन्नति है, उसने उसको आगे बढ़ाया। कंसेंट इज ऑल यानी सहमति ही सब कुछ है। ये सोसाइटी और सोशल जस्टिस दोनों में कवर अप होगा, सोशल जस्टिस में GS2 में। अब चर्चा में क्यों, फ्रांस ने एक नया कानून पारित किया है जिसके तहत सहमति के बिना यौन कृत्य है यानी एनी नॉन कंसेंसुअल सेक्स एक्ट, उसको रेप माना जाएगा। इस कानून का आधार क्या है कि जो गिस्ले पेलिकॉट नाम की एक महिला है, उनके पति ने कुछ लोगों के साथ मिलकर नशीली दवाओं को खिलाकर या शराब के अंदर नशे की दवाइयां मिलाकर उनके साथ बहुत लोगों से, उसके पति ने ये रेप करवाया उनका। तो फिर उन्होंने बहुत साहस के साथ अपना केस लड़ा, और केस लड़ने के बाद लगभग 51 दोषियों को सजा सुनाई गई। और इस पूरे केस ने फ्रांस को एक नए कानून बनाने के लिए प्रेरित किया कि सहमति ही सब कुछ है, यानी कंसेंट इज ऑल। अगर सहमति के बिना कोई यौन कृत्य है तो उसे रेप माना जाएगा। लेकिन इसके ऐसे मामलों में वास्तविकता क्या होती है भारत जैसे देशों में कि यौन हिंसा से बचे लोगों को अपने मामले को अदालत तक ले जाने में एक कठिन यात्रा करनी पड़ती है। और वंचित सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि की कोई महिला है
तो उसको तो ये विशेष अधिकार भी नहीं मिलता, उसको दबा दिया जाता है। और जो पीड़ितों का संघर्ष है, उनके लिए न्याय की लड़ाई बहुत कठिन होती है। उन्हें सामाजिक कलंक और भेदभाव का सामना करना पड़ता है, खासकर यदि वे सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित हो तो ये स्थिति ज़्यादा उत्पन्न होती है। अब अगर सेम ऐसा मामला अगर भारत में होता है तो कोई महिला क्या अपनी पहचान उजागर करके ऐसे मामले में इतना स्ट्रांगली अपना केस को इस अंजाम तक पहुंचा सकती है? तो हमारे सामने ऐसी बहुत सारी चुनौतियां विद्यमान है, जिसे विकसित देशों के संदर्भ में नहीं है। अब भारत के संदर्भ में देखें तो भारत में तो अक्सर नेताओं के बयान ऐसे आते हैं जो महिलाओं को दोषी ठहराते हैं। कपड़े सही नहीं है उनके, बिना टाइम बाहर क्यों निकले, बहुत सारी पितृसत्तात्मक विचार होते हैं उनके। और एनसीआरबी का डेटा ये कहता है कि 2018 से 2022 तक जो रेप के मामले हैं उसमें जो कन्विक्शन रेट, जो दोष सिद्धि दर या सजा दर है, वो केवल 27 से 28% है। मतलब 100 मामलों में से 27-28% में दोषी होते हैं, बाकी 72 मामलों में आदमी दोष मुक्त या निर्दोष साबित हो जाता है। तो देख सकते हैं कि कन्विक्शन रेट के अनुसार क्या स्थिति है। और सिर्फ कानून ही काफी नहीं है ऐसे मामलों में। ऐसे यौन हिंसाओं को रोकने के लिए कानून केवल पहला कदम है। फिर इसके साथ ही लैंगिक भूमिकाएं, जो जेंडर रोल्स हैं, उससे वो सामुदायिक विचारों को बदलना जरूरी है कि जैसे महिला है तो डॉक्टर, पुरुष है तो इंजीनियर। तो ये लैंगिक जेंडर के आधार पर जो रोल्स हैं जो समुदाय ने डिसाइड कर दिए हैं, उनको बदलना जरूरी है। और पितृसत्तात्मकता को खत्म करना जरूरी है, समानता आवश्यक है उसके लिए। और जागरूकता कार्यक्रम चलाना और पुलिस को संवेदनशील बनाना भी बेहद आवश्यक है। अक्सर हम देखते हैं कि पुलिस, ऐसे आरोप लगते हैं कि पुलिस के द्वारा जो पीड़िता है उसको और प्रताड़ित किया जाता है, उनसे ऐसे सवाल पूछे जाते हैं कि वो मजबूर हो जाते हैं कि वो केस वापस ले ले या फिर वो मामले को दर्ज ही नहीं करवाए। और सरकारों की जिम्मेदारी क्या है यहाँ पे कि सरकार यौन हिंसा के प्रति एक कंप्लीट इंटॉलरेंस यानी कंप्लीट पूर्ण असहिष्णुता दिखाए, ताकि जांच और सुनवाई प्रक्रिया में पीड़ितों के लिए सहानुभूति है उसका भी समर्थन किया जाना चाहिए। अब है भारत अमेरिका संबंध ट्रंप से परे। ये भी पिछले 2 दिनों में कुछ डेवलपमेंट आए, उसको लेके एक आर्टिकल है। ये न्यूज से मिला के आर्टिकल बनाया गया है। डिफरेंट सोर्सेज से कुछ विचार थे, उनको एक साथ समअप किया गया है। ये इसी प्रारूप में द हिंदू में नहीं था। हाल में अमेरिका द्वारा भारत को चाबार बंदरगाह प्रतिबंध से छूट मिली है। एक कॉम्पैक्ट पहल है हमारी, जिसमें सैन्य साझेदारी, त्वरित वाणिज्यिक प्रौद्योगिकी अवसरों को उत्प्रेरित करने का प्रयास है। और अमेरिका के रक्षा मंत्री ने दोहराया है कि भारत रक्षा सहयोग में भारत है वाशिंगटन के लिए एक प्रायोरिटी है, यानी प्रायोरिटी पार्टनर है, प्राथमिकता का साझेदार है। और भारत अमेरिका के बीच में अगले 10 साल में रक्षा सहयोग के लिए एक फ्रेमवर्क को लेकर समझौता हुआ है। मेन न्यूज आज की यही थी। और ये कहाँ पर हुआ है? ये कुआलालंपुर में हुआ है। 12वीं आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक है, जिसको ADMM प्लस के नाम से संबोधित किया जाता है। उसमें ये समझौता हुआ है। इसके प्रावधान क्या क्या है कि 2013 के रक्षा सहयोग के लिए संयुक्त सिद्धांतों और 2016 में भारत को एक प्रमुख रक्षा साझेदार के रूप में मान्यता देने के आधार पर एक नया फ्रेमवर्क आया है। अमेरिका ने भारत को 2016 में प्रमुख रक्षा भागीदार की मान्यता दी थी और उसी को आगे बढ़ाता हुआ एक फ्रेमवर्क है जो अगले 10 सालों के लिए काम करेगा। अब नया फ्रेमवर्क है वो सभी रक्षा क्षेत्रों, भूमि, समुद्र, वायु, अंतरिक्ष, साइबर स्पेस में सहयोग को घेरा करने के लिए 10 साल का रोड मैप तैयार करता है। अब विशेषज्ञों के विचार देखें तो ट्रंप के ट्वीट या उनकी जो सोशल मीडिया कनेक्टिविटी है उसको बहुत ज्यादा अहमियत देना आवश्यक नहीं है, कि विशेषज्ञ ये कहते हैं कि इसको महत्व नहीं देना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसके आधार पर भारत अमेरिका के संबंध है उसका आकलन करना बिल्कुल भी सही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि किसी एक नेता की वजह से 2 देशों के रिश्तों पर बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ता है, और वो भी जब अमेरिका सा देश है। अगर वहां पे जैसे ही 4 साल हो गए ट्रंप का कार्यकाल समाप्त हो जाएगा और फिर नया राष्ट्रपति या नया नेतृत्व आएगा, उसकी बिल्कुल इस तरह की नीति नहीं रहेगी और ट्रंप का कार्यकाल खत्म होगा तो हालात बदल जाएंगे। इस समझौते का महत्व क्या है कि इस समझौते के बारे में विशेषज्ञों का यह भी कहना है कि यह समझौता भारत से कहीं ज्यादा अमेरिका के लिए ज्यादा जरूरी है, क्योंकि वो हिंद चीन, दक्षिण चीन, हिंद प्रशांत क्षेत्र में अमेरिका के सैन्य सहयोग और समर्थन की आवश्यकता है। और इस क्षेत्र में चीन की काफी मिलिट्री एक्टिवनेस भी है, और इसलिए अमेरिका को चाहिए कि वो रीजनल कोऑपरेशन मिले, उसको क्षेत्रीय सहयोग मिले, और जिसमें भारत की अहम भूमिका है। हिंद महासागर में भारत का जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है, जो मुख्य रूप से व्यापारिक मार्ग है, उन पर भारत का अच्छा खासा नियंत्रण है। अब कल हमने एक बात की थी G2 कोऑपरेशन की, ये अमेरिका और चाइना को लेके है। तो क्या ये यूटोपिया है? तो हाँ, G2 कोई औपचारिक व्यवस्था तो है नहीं,
बस संकल्पना मात्र है और इसकी चर्चा समय समय पर होती रहती है। और ये तेजी से उभरते बहुध्रुवीय विश्व अमेरिकी नीति के समक्ष इसका कोई महत्व नहीं है। ये केवल बैठकों के में अंदर माहौल बनाने के लिए है, उससे ज्यादा नहीं है। अमेरिका द्वारा परमाणु परीक्षण शुरू करने की घोषणा, ये इंटरनेशनल रिलेशन में जो निशस्त्रीकरण डिसआर्मामेंट, वहां पर ये टॉपिक कवर होगा। अब चर्चा में क्यों रहा? क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की है कि अमेरिका 33 साल की जो परमाणु परीक्षण पर रोक है उसको हटाएगा और परमाणु परीक्षण करेगा। तो एक डूम्सडे क्लॉक होती है, ये घोषणा डूम्सडे क्लॉक की जो आधी रात से जो 89 सेकंड पहले आई है, और ये जो निशस्त्रीकरण और नॉन प्रोलिफरेशन, जो अप्रसार है परमाणु के, उसकी व्यवस्थाओं को कमजोर कर सकती है। और घोषणा का समय क्या है कि अभी रूस ने एक परमाणु सक्षम क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। ये मिसाइल अनलिमिटेड दूरी तक जा सकती है हमला करने के लिए, और कहीं न कहीं देखा जा रहा है कि यही कारण है ट्रंप ने परमाणु परीक्षण की अनुमति दी है। इसके साथ ही चीन है, राष्ट्रपति और शी जिनपिंग है, उनके साथ ट्रंप की मुलाकात से पहले ट्रंप ने ऐसा बोला था। तो ये टाइम भी बहुत क्रूशियल था। अब पहले देखते हैं कि डूम्सडे क्लॉक क्या है। डूम्सडे क्लॉक ये एक प्रतीकात्मक घड़ी है। इसको 1947 में स्थापित किया गया था, जो ये दर्शाती है कि विश्व मानवता के विनाश से कितनी दूर या करीब है। जो विश्व मानवता है वो प्रलय के विनाश से कितनी दूर है। इसे मिनटों में समय दिखाकर बताया गया है कि हम आधी रात से कितने मिनट दूर हैं, मतलब हम प्रलय से कितने मिनट दूर हैं। 1947 में इसका टाइम रखा गया 7 मिनट। जब पहली बार परमाणु बम बने थे और उनका प्रयोग हुआ था जापान में, उसके बाद 7 मिनट। 1953 में अमेरिका रूस ने जब हाइड्रोजन बमों का टेस्ट किया तो ये जो डूम्सडे क्लॉक में समय कर दिया 2 मिनट। 1991 में शीत युद्ध समाप्त हो गया तो विश्व को सबसे सुरक्षित माना गया, तो टाइम 17 मिनट कर गया। फिर 2018 में जब परमाणु तनाव और जलवायु संकट हुए तो इसका समय वापस 2 मिनट हो गया। और 2023 में इसका समय जब रूस यूक्रेन युद्ध हुआ, परमाणु धमकी हुई, जलवायु परिवर्तन है, प्लस इजराइल और फलस्तीन का विवाद है हमास के साथ, उसकी वजह से इसका टाइम कर दिया 90 सेकेंड। और अभी इसका टाइम 80 सेकेंड होने की आशंका थी, क्योंकि विश्व में जो अस्थिरता है वर्तमान में, और इसी समय ट्रंप ने घोषणा की है। तो आप समझ गए होंगे कि डूम्सडे क्लॉक क्या होती है। अब जो नई हथियारों की दौड़ का खतरा है इस घोषणा से, कि अमेरिका रूस और अमेरिका चीन के बीच तनाव बढ़ेगा। यदि अमेरिका परीक्षण करता है तो चीन और रूस भी नए उन्नत हथियारों जैसे टैक्टिकल परमाणु हथियार उनका परीक्षण शुरू करेंगे, और इससे एक डोमिनो प्रभाव होगा। वो क्या? जैसे चीन परीक्षण करेगा तो फिर भारत पर दबाव बनेगा, भारत करेगा तो पाकिस्तान भी ऐसा करेगा। इसलिए पूरे उपमहाद्वीप में क्या होगी, एक इंस्टेबिलिटी की सिचुएशन आ सकती है। और अमेरिका के जो सहयोगी हैं वो भी अपनी सुरक्षा के लिए जो अमेरिकी गारंटी उस पर प्रश्न उठा सकते हैं कि उनको अमेरिका पे भरोसा नहीं रहेगा। इसके साथ कुछ वैश्विक संधियां हैं, जैसे कि न्यू स्टार्ट ट्रीटी, ये यूएसए और रसिया इन दोनों के बीच में है, और ये 2010-11 में इसकी घोषणा हुई थी, और ये लगातार चली आ रही है। इसमें मुख्य रूप से यही होता है कि ये दोनों अपने परमाणु हथियारों को सीमित करेंगे, लिमिटेड रखेंगे। लेकिन जैसे अमेरिका ने ये कदम उठाया है कि वो परमाणु परीक्षण करेगा, तो इस संधि पर बातचीत है वो और चुनौतीपूर्ण हो जाएगी, क्योंकि 2026 में समाप्त हो रही है। साथ ही सीटीबीटी, कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी, यानी व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि, ये हर तरह के परमाणु परीक्षणों पर रोक लगाती है। भले ही औपचारिक रूप से लागू नहीं है, लेकिन फिर भी 1990 के दशक से सभी प्रमुख शक्तियां उत्तर कोरिया का छोड़कर स्वेच्छा से परीक्षण पर रोक लगा रखा है। भारत ने भी परीक्षण नहीं किया है, और अमेरिका एक तरह से इस मौन समझौते को तोड़ रहा है। और अगला है एनपीटी, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, यानी परमाणु अप्रसार संधि। अब ये कदम जो एनपीटी का जो ग्रैंड बार्गेन है, ये कीवर्ड ध्यान रखना प्रीम्स के हिसाब से, उसको अमान्य करता है। और इस सौदे के तहत परमाणु संपन्न देश निशस्त्रीकरण के लिए सहमत हुए हैं, और गैर परमाणु देश हथियार हासिल नहीं करने पर सहमत हुए हैं। क्योंकि एनपीटी है, उसी के आधार पर जो परमाणु संपन्न देश हैं, P5 कंट्रीज हैं, वो बोलते हैं कि हम हथियारों को और नहीं बढ़ाएंगे। और अन्य देश जैसे परमाणु संपन्न है, भारत है, पाकिस्तान है, नॉर्थ कोरिया है, इजराइल है, जो 4 देश हैं, इन्होंने एनपीटी पे साइन नहीं किए, लेकिन फिर भी वो एक तरह की अघोषित रूप से निशस्त्रीकरण में सहमत है। उत्तर कोरिया को छोड़ दे दो, और भारत परमाणु हथियार हासिल करने की जो दौड़ है विश्व स्तर पर, वो बढ़ जाएगी अगर अमेरिका खुद ऐसा करेगा तो। क्योंकि अब ईरान को के परमाणु जो कार्यक्रम है उस पर रोक क्यों लगा रखी है?
क्योंकि ईरान साफ कहता है कि मैं सिर्फ शांति के लिए उसका प्रयोग करूंगा, लेकिन अमेरिका बार बार आरोप लगाता है कि आप परमाणु बम का परीक्षण करेंगे। अब जब अमेरिका खुद ऐसा करेगा तो क्या ईरान को रोक पाएगा, ये भी एक प्रश्न है। तो इसके बारे में अभी और चर्चाएं होगी, तब इसको और आगे हम एक बार डिस्कस करेंगे। और मेरा ऑब्जेक्टिव है कि हम जो परमाणु जो अप्रसार के लिए जो व्यवस्था है, जो लगभग 1945 से ही शुरू हो गई थी जब हिरोशिमा और नागासाकी पे बम गिराए गए थे, उसके बाद इस पूरी व्यवस्था को हम एक बार एक साथ एक कॉम्प्रिहेंसिव टॉपिक में डिस्कस करेंगे। आगे की राह क्या है कि वैश्विक संवाद, ग्लोबल डायलॉग की तत्काल आवश्यकता है, और एनपीटी की जो अगली समीक्षा बैठक हो उसमें नो फर्स्ट यूज को बाध्यकारी प्रतिबद्धता बनाने पर जोर देना चाहिए। सभी राष्ट्रों के लिए अनिवार्य है कि वो नो फर्स्ट यूज को अपनाएं। ध्यान रखना, जो भारत की परमाणु नीति है इंडिया की, उसमें हम नो फर्स्ट यूज को मानते हैं। चाइना है, उसकी परमाणु नीति में भी नो फर्स्ट यूज है, लेकिन पाकिस्तान में नो फर्स्ट यूज नहीं है। नो फर्स्ट यूज को कई बार NFU के रूप में भी कहा जाता है। अब बात करें न्यू स्टार्ट। अब न्यू स्टार्ट क्या है? वैसे न्यू स्टार्ट आउटडेटेड संधि है। क्यों? इसमें यूएस है और रसिया है, इसमें चाइना नहीं है। चाइना होना चाहिए ताकि एक संतुलन बना रहे। तो इसमें चीन को शामिल करने के लिए न्यू स्टार्ट की जगह कोई अच्छी वार्ता शुरू हो। साथ ही अगर अमेरिका परीक्षण शुरू करता है तो बाकी दुनिया को अपनी अस्थिरता और सुरक्षा की कीमत पर आंख बंद करके अमेरिका का अनुसरण नहीं करना है। और एक न्यूज भी थी इससे संबंधित कि ट्रंप के जो न्यूक्लियर हथियारों के टेस्ट के आदेश हैं, उससे दुनिया भर में तनाव बढ़ा है। चीन है, जापान है, यूएन है, इन सभी ने जिम्मेदारी की बात की है कि अमेरिका को ऐसा नहीं करना चाहिए। और एक बड़ी पैराडॉक्स यानी एक विरोधाभास भी है, ये वही ट्रंप है जो कुछ दिनों पहले अपने आप को पीस प्रेसिडेंट कह रहे थे, नोबेल पीस प्राइज मांग रहे थे और विश्व भर में युद्धों को समाप्त करने की बात कर रहे थे, और अब ये परमाणु परीक्षण की बात कर रहे हैं। इसमें बड़ा एक विरोधाभास भी है। और अब जब कोई प्रेसिडेंट ऐसी बातें करता है तो क्या अगले वर्ष भी उसको नोबेल मिलेगा, ये भी सोचना चाहिए। यूएन में शांति और स्थायी सुरक्षा के लिए एक बोर्ड, ये IR में कवर होगा और ऑर्गेनाइजेशन में कवर होगा, उसमें भी यूएनओ के अंदर कवर होगा, और उसमें भी यूएनओ के अंदर जो रिफॉर्म्स हैं उसमें ये कवर अप होगा। हाल के वर्षों में देखा गया कि संयुक्त राष्ट्र संघ है वो विफल होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि अभी हाल ही में देखा जाए तो पिछले 3-4 से वर्षों में रूस और यूक्रेन में, इजराइल फिलिस्तीन यानी गजा में, और अफ्रीका के कई देशों में जो आंतरिक संघर्ष चल रहे हैं, यूनाइटेड नेशंस को उस सभी संदर्भों में विफल देखा जा रहा है। यही जो WTO की प्रणाली है वो विफल होती हुई दिख रही है। अमेरिका अपनी मनमर्जी कर रहा है और यूएन इसको रोकने में असफल रहा है। तो संयुक्त राष्ट्र और UNSC, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, ये केवल संघर्षों पर प्रतिक्रिया देती है और शांति को लंबे समय तक नहीं बना के रख पाती है। और एक कूटनीतिक समस्या भी है हमारे सामने कि कूटनीति एक अब क्राइसिस थिएटर बन गई है, यानी एक तरह का जो ना वो संकटकालीन रंगमंच बन गई है, जो एक तो बहुत देर से सक्रिय होती है और फिर बहुत जल्दी से पीछे हट जाती है। और राइटर का मानना है कि ये समस्या राजनीतिक मतभेदों की नहीं बल्कि एक संस्थागत डिजाइन यानी इंस्टीट्यूशनल डिजाइन की है। और हिंसा धीमी पड़ने के बाद लंबे समय तक राजनीतिक जुड़ाव यानी पॉलिटिकल इंगेजमेंट बनाए रखने के लिए यूएन के पास कोई समर्पित निकाय नहीं है। तो ये जो लॉन्ग टर्म पॉलिटिकल इंगेजमेंट है, इसी के लिए एक निकाय की बात करती है ये पूरी जो आर्टिकल है। अब सुधार का प्रस्ताव क्या है कि यूएनएससी के अंदर संरचनात्मक सुधार, जैसे कि वीटो पावर हटाना, इसका इंतजार करना एक गलती है, क्योंकि हम लंबे समय से बात करते हैं कि यूएन में सुधार होना चाहिए। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है, उसके अंदर जो वीटो पावर है P5 है, उनकी संख्या में विस्तार करें, जो अस्थायी मेंबर है उनकी संख्या में सुधार करें। तो इनका मानना है कि वो सारे काम गलत हैं, वो गलती है, क्योंकि उसमें जब तक P5 नहीं चाहेंगे तब तक ऐसा हो भी नहीं सकता। तो ये बोलते हैं कि आप कार्यात्मक सुधार कीजिए यानी फंक्शनल रिफॉर्म कीजिए। उसके लिए आप एक नया बोर्ड बनाइए, बोर्ड ऑफ पीस एंड सस्टेनेबल सिक्योरिटी, यानी शांति और सतत सुरक्षा के लिए बोर्ड। और उसका प्रस्ताव है, और जिसका काम क्या होगा कि वो राष्ट्रीय संवाद को मजबूत करेगा, शांति समझौतों के क्रियान्वयन में मदद करेगा और शांति अभियानों को राजनीतिक लक्ष्यों से जोड़ेगा। कानूनी आधार क्या है इसका कि जो UNG है, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली है, वो अनुच्छेद 22 आर्टिकल 22 के तहत एक सब्सिडरी बॉडी यानी एक सहायक निकाय की स्थापना कर सकती है, उसके पास ये शक्ति है।
और इसके मेंबर कौन, कोई इलीट क्लब है वो इसका मेंबर होगा ही नहीं, जैसे P5 है तो उसको उनको इसका सदस्य बनाया नहीं जाएगा। महासभा के द्वारा चुने गए लगभग 2 दर्जन 24 मेंबर होंगे और रोटेशन के आधार पर मेंबरशिप जाती रहेगी और नए देशों के पास आती रहेगी। इसमें कोई भी परमानेंट सीट या वीटो पावर नहीं होगी। इसमें जो क्षेत्रीय संगठन है जैसे अफ्रीकी संघ है, आसियान है, उनको एक पार्टिसिपेंट यानी प्रतिभागी के रूप में शामिल किया जाएगा, न कि ओनली ऑब्जर्वर के रूप में। अब सतत सुरक्षा यानी सस्टेनेबल सिक्योरिटी से क्या तात्पर्य है कि स्थायी शांति केवल सुरक्षा व्यवस्था से नहीं आती है, बल्कि ये गवर्नेंस, सुशासन, समावेशन, इंक्लूजन और लागू किए गए राजनीतिक समझौतों से आती है। तो इन सब के लिए काम करना बेहद आवश्यक है। अब कार्यशैली, इस बोर्ड की कार्यशैली क्या हो कि सिर्फ बयानबाजी का मंच बनकर नहीं रहे, एक कामकाजी संस्था बने और जो प्रतिबद्धताएं हैं उस पर नजर रखे और एक संस्थागत स्मृति यानी इंस्टीट्यूशनल मेमोरी को बनाए रखे। अब बात करते हैं सोचना जरूरी सेगमेंट की। सबसे पहले भारत पाकिस्तान। केंद्र सरकार ने जो सिख तीर्थयात्री है मुख्य रूप से जो करतारपुर कॉरिडोर के माध्यम से जो यात्रा करते हैं, तो एक तरह का बैन हटाया गया था भारत सरकार के द्वारा। उसके बाद पाकिस्तान का वीजा मिला है कुछ सिख तीर्थयात्रियों को। जम्मू कश्मीर राज्य के जो मुख्यमंत्री है उमर अब्दुल्ला, उनके द्वारा बार बार उसको एक राज्य का दर्जा देने की बात की जाती है कि जब तक राज्य का दर्जा नहीं मिलेगा विकास नहीं होगा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। तो जो जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल है अलजी, उनका कहना है कि राज्य का दर्जा न होना काम नहीं करने का बहाना नहीं होना चाहिए। वेनेजुला के बारे में हम रोज देख रहे हैं कुछ ना कुछ हो रहा है। तो ट्रंप ने स्पष्ट तौर पे कहा है कि वो वेनेजुला के अंदर मिलिट्री स्ट्राइक करने का कोई प्लान नहीं रखते हैं। लेकिन हमने मैप में देखा था कि पोर्ट ऑफ स्पेन जो कि त्रिनिदाद और टोबैगो की राजधानी है, वहाँ पे अमेरिकी सेनाएं हैं जो कि वेनेजुला के एकदम पास में है। और साथ ही अमेरिका उस क्षेत्र में जो ड्रग नौकाएं हैं, जो ड्रग नौकाओं पर हमला कर रहा है, यूएन ने उसका उल्लंघन माना है कैरिबियन क्षेत्र में। अब एपेक, एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन, इसकी मीटिंग में चीन ने बहुत जिम्मेदारी भरा रवैया देखा गया है यहाँ पे। जैसे एपेक की मीटिंग थी उसमें जनरली हम देखते हैं कि कोई भी बड़ी मीटिंग होती थी तो अमेरिकी राष्ट्रपति मंच पर होते थे और उसको लीड करते थे। लेकिन इस बार देखा गया कि सेंटर में कौन थे, शी जिनपिंग थे। और उन्होंने वादा किया कि वो ग्लोबल फ्री ट्रेड की रक्षा करेंगे, सप्लाई चेन में स्थिरता लाएंगे, ग्रीन एनर्जी पर जोर देंगे। और ट्रंप इस समिट से पूरा गायब रहे, एक तरह से उन्होंने इसको नजरअंदाज किया। तो देख सकते हैं कि किस तरह से एक बहुत अलग तरह का शिफ्ट है, जैसा शिफ्ट हमने पहले कभी नहीं देखा था। हमेशा हम देखते थे कि अमेरिका बड़े बड़े मंचों पर आता था, कहता था कि हम फ्री एंड ओपन नेविगेशन की बात करता था और इंटरनेशनल रूल बेस्ड ऑर्डर की बात करता था, और अब वो सारी बातें चाइना कर रहा है। तोरखम सीमा, तोरखम बॉर्डर, ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान सीमा पर एक स्थान है। ये डूरंड लाइन पर एक लोकेशन है जहाँ पे चेक पॉइंट है। पाकिस्तान से अफगानिस्तान और अफगानिस्तान से पाकिस्तान लोग आते जाते रहते हैं, तो उसको भी खोला गया है। तो हमें ये पता होना चाहिए तोरखम सीमा कहाँ पर है। अब बात करें सूडान की, ये मुख्य रूप से सूडान नहीं है, दक्षिण सूडान के अंदर चल रहा है। यहाँ पे दक्षिण सूडान के अंदर मुख्य रूप से जो वहाँ की जो अर्धसैनिक बल है जिसका नाम है रैपिड सपोर्ट फोर्स RSF, और सूडान की सेना, इन दोनों के बीच में चल रहा है लंबे समय से संघर्ष। और उसी संघर्ष में सेना अपना नियंत्रण कर रही है सूडान के शहरों पर, और RSF है वो अपना नियंत्रण कर रही है। और अभी हाल ही में सूडान का शहर है अल फशर, उस पर जो RSF है उसने कब्जा कर लिया। और कब्जा करने के बाद बहुत सारे डिस्टर्बिंग वीडियोस भी आए कि RSF के लड़ाकों ने जो निहत्थे लोग थे, जो कभी हॉस्पिटल में भर्ती थे या फिर कोई स्कूल कॉलेजों में बैठे थे, उनको भी गोली मार दी थी। तो RSF के बाद वहां से 60,000 लोग से ज्यादा लोग छोड़कर जा चुके हैं। तो बस अल फसर लोकेशन का ध्यान रखना है, कहां पर है, साउथ सूडान के अंदर है। फिर बात करें गजा में शांति के लिए तुर्की में बैठक होगी। अब आपको पता ही होगा, अभी थोड़े टाइम पहले जो मिस्र का, इजिप्ट का शर्म अल शेख है, वहां पे एक मीटिंग हुई थी। डोनाल्ड ट्रंप हो, चाहे अमेरिकी राष्ट्रपति के अलावा ब्रिटेन के, फ्रांस के, जर्मनी के, बहुत मतलब अलग अलग क्षेत्रों के विश्व के अधिकांश नेतृत्व शामिल होकर इस समझौते में साइन किया था। और उस समय भी बड़ी रोचक बात की थी कि इस समझौते में मुख्य रूप से लड़ कौन रहा है, एक तो हमास लड़ रहा है और एक इजराइल लड़ रहा है। ये दोनों ही वहां नहीं थे, इनके मुख्य नेतृत्व वहां पे नहीं था।
और अब तुर्की में गजा में शांति के लिए बैठक होगी, जिसमें मिस्र है यानी इजिप्ट है, इंडोनेशिया है, जॉर्डन, पाकिस्तान, कतर, सऊदी और यूएई, इन सब के विदेश मंत्रियों को बुलाया गया है। और इसमें इसराइल की कितनी भूमिका रहने वाली है और हमास की कितनी भूमिका रहेगी, अभी इस पर अभी मौन है। तो देखते हैं क्या होता है। और गजा में शांति स्थापित अभी तक तो हुई नहीं है, क्योंकि हाल ही में जो शर्म अल शेख में जो सहमति बनी थी, उसके बाद इसराइल ने हमास पे हमले किए और हमास पर आरोप लगाया कि उसने इसराइल के सैनिकों को मार दिया। और वहीं दूसरी तरफ इसराइल ने बहाना बनाया कि हमास ने उस पर हमला किया, तो हमास ने ये कहा है कि इसराइल समझौता तोड़ रहा है। तो दोनों एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं। इसी के साथ आज का डिस्कशन कंप्लीट होता है। थैंक यू सो मच। पीडीएफ टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं, यूट्यूब पर वीडियो देख ही रहे। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप इसको साझा कर सकते हैं। थैंक यू।